हे गाइस, सेज हियर और इस वीडियो में हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करने जा रहे हैं। थोड़ा और डेप्थ में हम कुछ मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और इस पे क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली हम इसमें अलग अलग पंप्स की बात करेंगे और हम इसमें चैनल्स की बात करेंगे। तो इसके ऊपर ये पूरी वीडियो रहेगी, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम बात करने जा रहे थे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की। उसपे सबसे पहले एक जल्दी से एक टॉपिक देख लेते हैं, वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसमें क्या है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। इसका मतलब है कि इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी डोंट रिक्वायर एनर्जी है, इस पे एटीपी की जरूरत नहीं है। तो बिना एनर्जी के कैसे होगा? बेसिकली जो हमारा सेल होता है, तो सेल में ये मान लीजिए कोई प्रोटीन चैनल है, तो सेल में एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। मान लीजिए इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है और इधर कंसंट्रेशन कम है, तो इस तरीके से वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे चैनल्स के थ्रू मूव करती हैं चीजें। एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ, हालांकि इसके जैसे इसी स्कीम पे काफी सारे और वो काम करते हैं, डिटेल्स में नहीं जाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारी मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में हमारे पास एक कैरियर लगा हुआ है। ये कैरियर है इस टाइप से, और हमें कोई एक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कराना है अंदर। अगर हम देखें तो इस तरीके से हो सकता है, ये मॉलिक्यूल इस कैरियर पे आके बाइंड करेगा। इसके बाइंडिंग करने से क्या होगा कि इस कैरियर में कुछ कॉन्फॉर्मेशन चेंज आएगा। कॉन्फॉर्मेशन चेंज मतलब इस कैरियर की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होगी। मान लीजिए यहाँ से कुछ साइट खुल जाएगी या कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए कि इसकी बाइंडिंग साइट या उसमें चेंज आ जाएगा, इसके मॉलिक्यूलर कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आ जाएगा। उस तरीके से कैरियर में यहाँ पे मॉलिक्यूल बाइंड हो गया। फिर क्या होगा, ये कैरियर में फिर से चेंज आएगा। इस चेंज की वजह से अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये सेल के अंदर रिलीज हो जाएगा। सेल के अंदर रिलीज हो गया मतलब ये हमारा कैरियर है। तो इस तरीके से ये हमने कैरियर बनाया है, तो मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ चुका। देन क्योंकि मॉलिक्यूल हमारा रिलीज हो चुका है सेल के अंदर, तो इसके बाद क्या होगा, जो हमारा कैरियर प्रोटीन है वो वापस अपनी ओरिजिनल नेटिव शेप में आ जाएगा। तो ये एक तरीका है कि बहुत सिंपल सी स्कीम है जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आती है। ये अपनी वापस उस शेप को रिटेन कर लेगा और उसमें फिर एक और मॉलिक्यूल आएगा, वो इस पे बाइंड करेगा। उसके बाद उसमें कुछ कॉन्फॉर्मेशन चेंज आएंगे। उस कॉन्फॉर्मेशन चेंज से फिर वो मॉलिक्यूल वो उसमें मॉलिक्यूल को अंदर वो पुश कर देगा, एंड देन वो मॉलिक्यूल हटने की वजह से वो वापस अपनी नेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो साइकिल है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एक स्कीम है जो काफी सारे सेल्स में यूज होती है। तो अब जो टॉपिक आता है वो आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली क्या होता है कि हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कराने में। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे बेसिकली वो पंप्स पढ़ेंगे। अलग अलग पंप्स होते हैं, बेसिकली ये सेल प्रोसेसेस और लाइफ प्रोसेसेस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत वाइटल होते हैं ये वाले पंप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम इसके बाद पंप्स पढ़ते हैं। तो अब जो टॉपिक आता है वो आता है सोडियम पोटेशियम पंप का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी बॉडी में। बेसिकली इसका सबसे बड़ा रोल जो है वो नर्व सेल्स में होता है, एक्शन पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए होता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप, जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, इसमें सोडियम और पोटेशियम आयंस यूज होते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। अब वो कैसे है, पहले जरा एक बार आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कि इसको होता कैसे है। तो मान लीजिए ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। अब एक इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस है, ये इनसाइड स्पेस है, ये आउटसाइड स्पेस है। अब इसमें क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंसंट्रेशन होते हैं सेल में। तो सेल के इनसाइड में पोटेशियम का कंसंट्रेशन होता है 100 मिलीमोलर, और सेल के आउटसाइड में पोटेशियम का कंसंट्रेशन होता है 5 मिलीमोलर। ऑन दी अदर हैंड सोडियम का कंसंट्रेशन का क्या है, सोडियम सेल के अंदर है 10 मिलीमोलर का कंसंट्रेशन है, और बाहर जो है सोडियम Na+ वो 150 मिलीमोलर का है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है हमारी, अब ये मेम्ब्रेन के इधर पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हमें ले जाना है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एबंडेंस है और एबंडेंस में हमें और आयंस अंदर पुश करने हैं, और ऐसे ही बाहर को एबंडेंस है तो बाहर को आयंस पुश करने। इसका मतलब क्या हुआ, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे हैं हम। मतलब अगर ये एक जगह है यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स हैं, तो कम मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे एक दूसरी जगह यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर आप नॉर्मली लॉ देखेंगे तो वो क्या कहता है कि यहाँ से इधर को मूव कराने में आसानी होगी, ज्यादा मॉलिक्यूल से कम मॉलिक्यूल में ज्यादा आसान होगा। बट कम मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल में ले जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, बस वो यहीं पे यूज होती है। इसी तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है।
तो बेसिकली ये क्या करता है, दो पोटेशियम आयंस जो होते हैं, दो पोटेशियम आयंस सेल अंदर ले लेता है, एंड तीन जो सोडियम आयंस होते हैं आपके, तीन सोडियम आयंस सेल बाहर को पुश कर देता है। तो बेसिकली ये सोडियम पोटेशियम पंप का है। अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स एज्यूम ये आपकी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में हमने एक पंप टाइप का दिखाना है, तो ये हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे सोडियम के लिए बाइंडिंग साइट्स है हमारे पास, इस साइड की जो बाइंडिंग साइट्स है वो पोटेशियम के लिए हैं, तो पोटेशियम के लिए इस साइड पे बाइंडिंग साइट है, सोडियम के लिए इस साइड पे है। तो अब क्या होगा, इसको चलाने के लिए हमने कहा था एटीपी की जरूरत है, वो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि जो सोडियम है, मान लो यहाँ पे सोडियम है हमारे Na, अगर हम यहाँ से देखें तो ये प्लस मॉलिक्यूल, ऐसे जो तीन मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम के, तो ये आके इस पे बाइंड कर जाएंगे इसके उस पे, विच मीन्स कि अगर इसी को देखा जाए दूसरी स्लाइड से, अगर इसको आगे देखा जाए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये हो गया इस टाइप से। अगर ये इन जनरल इसका स्ट्रक्चर निकाला जाए तो बहुत रफ सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए आप समझ लीजिएगा। तो ये पंप है और यहाँ पे हमारे जो सोडियम मॉलिक्यूल्स है ये तीन इधर बाइंड हो गए, इधर तीन सोडियम बाइंड हो चुके हैं। अब क्या होगा, हमने कहा था इसमें एटीपी की जरूरत है, एटीपी आया, एटीपी का जो है इसको दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू एडीपी, तो एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, उसकी एनर्जी से ये पंप काम करेगा उस फॉस्फेट ग्रुप के निकलने के, और वो जो फॉस्फेट है वो कहाँ जाएगा, वो इस पे बाइंड कर जाएगा। उससे क्या होगा, इसकी कॉन्फॉर्मेशन चेंज होगी। अब वो कैसे होगा, अब ये देखिए, अब ये जो है ये पंप जो है अब ये बाहर की तरफ खुल जाएगा, जो हमने ये इधर पे देखा है ये पंप, अब ये बाहर की तरफ ऐसे में खुल जाएगा ये। तो ऐसे करके हमने बाहर की तरफ वो कर दिया इसका मुंह, तो ये पंप ऐसे में खुल गया बाहर की तरफ, ये पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स हैं, उधर सोडियम बाइंडिंग साइट्स हैं, इस तरीके से बाहर की साइड पे वो पंप खुल चुका है। अब क्या होगा, वो जो सोडियम आयंस इस पे जो बाइंड हो रखे थे, यहाँ पे तीन जो सोडियम के थे, ये तीन सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चले जाएंगे। उसी के साथ साथ क्या होगा कि इसमें यहाँ बाहर पे जो पोटेशियम आयंस है, पोटेशियम आयंस इस पे बाइंड कर जाएंगे। वो कैसे, अब वो देखिए, इसी चीज को अगर हम आगे ले जाएं तो ये वो सेम हमारी मेम्ब्रेन हो गई, और यहाँ पे हमारा कैरियर प्रोटीन हो गया जो आपका बेसिकली पंप है। इस तरीके से इधर से ले रहे हैं, ये दो बाइंडिंग साइट्स हैं हमारे पास। तो बाहर से पोटेशियम आयंस जो हैं के, इनको के से डिनोट कर रखा है हमने, ये दो पोटेशियम आयंस आके इस पे बाइंड कर जाएंगे, तो यहाँ पे पोटेशियम आयंस लग जाएंगे, और इसके साथ फॉस्फेट अभी भी जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, अब ये पंप बाहर की तरफ है, तो फिर इसके बाद क्या होगा कि ये फॉस्फेट रिलीज कर देगा अपना, तो जो फॉस्फेट है ये रिलीज हो जाएगा। इसके रिलीज होने से क्या होगा कि ये जो पंप है ये वापस अपनी जो नेटिव शेप है उसमें आ जाएगा, और जो पोटेशियम है वो अंदर की साइड को अंदर चले जाएगा। ये ऐसे होगा, ये देखिए, ये हमने पंप फिर से बना दिया है। तो फॉस्फेट जब रिलीज हो गया इससे, तो ये अंदर की साइड पे बन गई, ये सोडियम वाली साइड हो गई, ये हो गई पोटेशियम वाली साइड, और ये वापस अंदर की तरफ को हो गया, ये पंप अंदर की तरफ हो गया फॉस्फेट रिलीज होने से। अब जो क्या है, जो पोटेशियम है, तो पोटेशियम यहाँ से पोटेशियम भी रिलीज हो गया, उसके साथ साथ अब पोटेशियम चला गया सेल के अंदर, और ये जो पंप है ये अपनी नेटिव कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। इस तरीके से ये पूरी साइकिल काम करती है। बेसिकली इसमें एटीपी की जरूरत है, उससे एक फॉस्फेट ग्रुप है, उससे जो एनर्जी है उससे पंप काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, ये हमेशा आती है। तो ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप था। तो एक और टाइप का पंप आता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम पंप। अब कैल्शियम पंप जो होता है मसल्स में होता है, और इसका रोल मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में है। तो मसल में बेसिकली एक चीज होती है जिसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल के बीच में ये पंप होता है। तो ये मान लीजिए हमारा ये मेम्ब्रेन है, ऐसे यहाँ पे एक चैनल लगा हुआ है इस तरीके से, मतलब कैरियर समझ लीजिए आप। तो ये इंट्रासेलुलर स्पेस हो गया, ये आपका ल्यूमेन हो गया। ल्यूमेन बेसिकली ये हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन हो गया। अब क्या है, सेल के अंदर कैल्शियम आयंस हैं, और ये कैल्शियम आयंस को हमको बाहर को पुश करना है। तो ये जो कैल्शियम आयंस का मूवमेंट है, इस कैल्शियम आयंस से हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो अगर
इंटीरियर से सेल से कैल्शियम आयन को बाहर को पुश करा जाएगा तो हमारी मसल रिलैक्स हो जाएगी, मतलब बेसिकली मसल का रिलैक्सेशन हो जाएगा, और इसका अपोजिट होगा तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इस तरीके से कैल्शियम पंप बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में होता है। और इसमें भी अब हम बता रहे हैं कि बाहर की तरफ कैल्शियम की कंपोजिशन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमको इसमें भी एटीपी चाहिए। तो एटीपी का जो हाइड्रोलिसिस है, एटीपी गेट्स कन्वर्टेड इनटू एडीपी, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, एक फॉस्फेट आयन आपका निकल के आता है। तो ये जो हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इस एनर्जी से ये पंप ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट दे रहे हैं इसे। और एक एटीपी मॉलिक्यूल से हम 2 कैल्शियम आयंस को पुश करते हैं बाहर, उसके बदले में हम एक मैग्नीशियम आयन अंदर बुला लेते हैं। तो इस तरीके से कैल्शियम पंप काम करता है। तो लास्ट जो हम पंप की बात करने जा रहे हैं वो है प्रोटॉन पंप। अब प्रोटॉन पंप क्या है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली हमने बात करी है लाइसोसोम्स की इससे पहले कि लाइसोसोम्स का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब इसमें H+ आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई रहती है। लाइसोसोम्स का मैंने आपको फंक्शन बताया, डिग्रेडेशन और इस टाइप के कामों के लिए यूज होता है लाइसोसोम। तो ये H+ पंप जो है, प्रोटॉन पंप है, ये इस हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए होता है। ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, कैसे उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा लाइसोसोम है, एक गोला सा मैंने बना दिया है, इस तरीके से लाइसोसोम है। और इस लाइसोसोम में हमारा जो पंप है, ये हमारा पंप हो गया इसमें इस तरीके से। तो अब क्या है, हमें लाइसोसोम का पीएच कम रखना है। बेसिकली लाइसोसोम का पीएच एसिडिक रखना है, पीएच अराउंड इसका होता है 5 के अराउंड। तो बेसिकली यहाँ पे H+ आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा रहना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, इसमें एटीपी के यूज से बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जो मतलब इसके इसके बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर तो नहीं, इसके जो बाहर के स्पेस है वहां से H+ आयंस अंदर लाने हैं हमें। अब वो कैसे होगा, उसको पुश करने के लिए अब देखिए अगेन यहाँ पे H+ आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हमें अगेंस्ट द ग्रेडियंट ले जाना है। अगेंस्ट द ग्रेडियंट ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, विल रिक्वायर एन एटीपी। तो एटीपी गेट्स कन्वर्टेड टू मतलब आपका एडीपी, एंड इसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये अंदर चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ का पीएच एसिडिक मेंटेन रहता है, हाइड्रोजन आयंस अंदर होते हैं विद एटीपी। अच्छा, इसमें पीएच का डिफरेंस इसलिए आता है, साइटोसोल जो है हमारा, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म बेसिकली लिक्विड पार्ट जो है, जहाँ मेन जो सेल का है, उसका पीएच अराउंड हमारा 7 के आसपास रहता है। बट अंदर का पीएच कम है, लेकिन उसको मेंटेन रखना पड़ता है, तो उसी के लिए यहाँ से हाइड्रोजन आयंस अंदर डाले जाते हैं। तो ये बेसिक प्रोटॉन पंप है। ऐसी एक प्रोटॉन पंप हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम करता है, बट उसका यूज ये है कि वो एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, उससे एटीपी प्रोड्यूस होती है। वो कैसे काम करती है वो मैं आपको बताऊंगा जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, उसमें वो वाला पंप आएगा। पूरा एक सिस्टम होता है, इसी वो भी हाइड्रोजन आयन से यूज करता है। तो इस तरीके से ये पंप है। तो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिर्फ इतना ही है। मैंने आपको बेसिक जो पंप्स हैं वो बता दिए हैं, और आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने काफी सारे पंप्स पढ़े, और पंप्स बेसिकली ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाते हैं, हमने ये चीज देखी, एटीपी यूज होती है। अब हमने देखा जैसे बहुत स्पेसिफिक होते हैं वो पंप, लेट्स से वो सोडियम के लिए स्पेसिफिक है, वो पोटेशियम के लिए स्पेसिफिक है, कैल्शियम, हाइड्रोजन के लिए, इस टाइप से। लेट्स जस्ट से अगर कैल्शियम वाला पंप है या पोटेशियम वाला पंप है, कोई सा भी ऐसा पंप है, क्या हम इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं जिसकी वैलेंसी सिर्फ 1 हो? +1 वाले किसी और आयन से इसको सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, क्या उस पर भी वो पंप काम करेगा? मान लो ये सोडियम पोटेशियम पंप है, लेकिन हमने कोई और स्पीशीज डाल दी इसमें पोटेशियम की जगह, जो पॉजिटिवली चार्ज है विद इसी इसी वैलेंसी की है, इसी वैलेंसी की स्पीशीज है, इसी के वाले ग्रुप की है, तो हमने वो डाल दी, क्या वो चीज काम करेगी? या आपने सोडियम को ही सब्सटीट्यूट कर दिया किसी उससे, क्या वो पंप काम करेगा? उस पर क्या इफेक्ट होगा ये आप मुझे बताइएगा। इसी तरीके से ये औरों के लिए भी क्या ये होगा, मान लीजिए कैल्शियम +2 है, हमने कोई और मेटल लगा दिया है, कोई और आयन लगा दिया +2 वाला, तो क्या वो +2 वाला आयन काम करेगा उस पंप में या नहीं? ये चीज आप मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।